Hello students, class 8. Today I am teaching you chapter 8 in history, civilizing the native, educating the nation. In the earlier chapters में अगर हम बात करें, you have seen, आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश रूल जो था किस तरह से राजाओं को, नवाबों को, किसानों को और ट्राइबल जनजातीय लोगों को प्रभावित किया। ब्रिटिश के नियमों से ये सभी लोग प्रभावित थे। इन दिस चैप्टर में विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे और ये समझेंगे व्हाट इम्प्लीकेशंस, कौन कौन से इम्प्लीकेशंस किए गए स्टूडेंट्स के जीवन के लिए फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया में। वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, ना केवल क्षेत्र को जीतना चाहते थे और रेवेन्यू में कंट्रोल करना चाहते थे, दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन, वो ये महसूस करते थे कि उनके पास कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य भी थे। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, उन्हें इन नेटिव्स को सिविलाइज करना था। चेंजेस दियर कस्टम्स एंड वैल्यूज, व्हाट चेंजेस वेर टू बी इंट्रोड्यूस, कौन कौन से चेंजेस किए जाने थे। हाउ वेर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, इंडियंस को कैसे एजुकेटेड किया जाना था, सिविलाइज कितना किया जाना था। मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव, ब्रिटिश किस पर यकीन करते थे। वेर गुड सब्जेक्ट, द ब्रिटिश कुड फाइंड, अगर ब्रिटिश कुछ तलाश कर सकते थे, नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चन, और अक्सर इन क्वेश्चन का आंसर मिलना सिंपल नहीं था। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स, कई शताब्दियों तक डिकेड्स चलता रहा, शताब्दियों तक डिबेट चलता रहा। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, जो ब्रिटिशर्स थे वो एजुकेशन को कैसे लेते थे। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट, अब देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या सोचा और क्या किया। हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन, उनके जो विचार थे एजुकेशन के लिए, दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इन्वॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स, जो 200 साल तक जो हम देख सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी, के लिए जो प्रोसेस की गई, वी विल ऑल्सो सी, हम ये भी देखेंगे कि हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज, भारतीय लोगों ने ब्रिटिश के इन विचारों को कैसे रिएक्ट किया, किस तरीके से लिया। हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज, उन्होंने अपने विचारों को कैसे डेवलप किया। अबाउट हाउ इंडियंस वेर टू बी एजुकेटेड, और इंडियंस लोगों को कैसे एजुकेट किया जाना था। ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म की अगर हम बात करें, इन 1783 में द पर्सन नेम विलियम जोन्स, एक पर्सन का जो नाम था विलियम जोन्स, वो कलकत्ता में पहुंचा। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज के रूप में उसको नियुक्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। दैट द कंपनी हैज सेटअप, जो कंपनी ने सेट किया था। इन एडिशंस टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, कानून में दक्ष होने के साथ साथ जोन्स लिंग्विस्टिक भी था, जो कई भाषाओं को जानते हैं उनको लिंग्विस्टिक बोलते हैं, कई भाषाओं का ज्ञाता था वो। ही हैड स्टडीड ग्रीक, उसने ग्रीक पढ़ी थी। लैटिन ऑफ ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच जानता था, इंग्लिश जानता था। हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड, जो उसने अपने एक अरबिक दोस्त से सीखी थी, अरबी भाषा। हैड ऑल्सो लर्न, पर्शिया भी सीखी थी। एट कलकत्ता ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स, कलकत्ता में उन्होंने कई घंटों व्यतीत किए ए डे विद पंडित के साथ, जो उन्हें सब टेल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज के सबलेटिज बताते थे और व्याकरण बताया करते थे और पोइट्री और कविताएं। इस तरीके से अगर हम बात करें, सून ही वॉज स्टडिंग एंशिएंट, जल्दी उसने क्या किया, स्टडी किया जो प्राचीन भारतीय किताबें थी, कानून पर, दार्शनिक पर, फिलॉसफी पढ़ी, धर्म पढ़ा, पॉलिटिक्स पढ़ी, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन्स और अदर तरह का विज्ञान का अध्ययन किया।
जोन्स ने ये डिस्कवर्ड किया दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ऑफिशियल, जो उसके इंटरेस्ट थी, रुचियाँ थी, वो कई ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा शेयर की गई जो कलकत्ता में उस समय रहते थे। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कॉलीब्रुक, एक अंग्रेज अधिकारी जो था हेनरी थॉमस कॉलीब्रुक एंड नेथनियल हेलार्ड वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन, वो भी काफ़ी बिजी थे जो एंशिएंट इंडियन हेरिटेज थी, हमारी प्राचीन भारतीय विरासत, उसको डिस्कवर करने के लिए। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज, इंडियन भाषा को जो मास्टरिंग में दक्ष थे। एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत, जो क्या करते थे, संस्कृत और पर्शिया को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश भाषा में। टुगेदर विद दैम, जो जोन्स थे सेट अप एशियाटिक सोसाइटी, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एंड स्टार्टेड जर्नल्स कॉल एशियाटिक रिसर्चेज, जो एशियाटिक रिसर्च थे उसके जर्नल्स थे। जोन्स एंड कोलीब्रोक केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, तो जोन्स और कोलीब्रोक थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया पर्टिकुलर एटीट्यूड्स भारत की और। दे स्टार्टेड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट कल्चर, इन दोनों ने ही भारतीय संस्कृति की और एक बहुत ही गहरा आदर दिया, डीप रिस्पेक्ट बोथ ऑफ इंडियन एंड वेस्ट इंडियन सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें, दे फेल्ट हैड अटेन इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट, उन्होंने ये महसूस किया कि जो भारत था उसका प्राचीन में बहुत शानदार गौरव था। हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, अब वो तेजी से क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए कि इंडिया में इट वाज नेसेसरी, क्या ये डिस्कवर करना नेसेसरी था, द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट जो थे दैट वर प्रोड्यूस इन द एंशिएंट पीरियड, जो प्राचीन काल में प्रस्तुत किए गए थे। फॉर ओनली दोज, केवल उनके लिए, दो टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडिया, जो किताबें थी वो रियल आइडियाज को रिवील कर सकती थी और कानून को, जो हिंदू और मुस्लिमों के कानून थे। ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट, केवल जो नया अध्ययन था इन पुस्तकों का, कुड फ्रॉम द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का फ्यूचर निर्धारित हो सकता था। सो जोन्स एंड कोलीब्रोक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ट्रांसलेटिंग देम एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन टू अदर। इसलिए जोन्स और कोलीब्रोक वेंट अबाउट, उन्होंने खोज की जो प्राचीन किताबें थी, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, उनका अर्थ को समझे, ट्रांसलेट किया उन्हें, और मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन टू अदर, और अन्य लोगों के लिए वो नोन साबित हुई। दिस प्रोजेक्ट जो था, दे बिलीव्ड, उन्होंने यकीन किया, वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश, ना केवल ब्रिटिश की मदद करेगी लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर को जानने के लिए, बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस, बल्कि ये भारतीयों की भी मदद करेगी रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज, जिससे वो पुनः क्या कर पाएंगे, अपने विरासत की खोज कर पाएंगे। एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट, और उसको समझ पाएंगे द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ देयर पास्ट, जो उनके भारत का प्राचीन जो गौरव था वो किस तरह से खो गया था। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियन ऑफ इंडियन कल्चर, जो ब्रिटिश थे वो क्या बन गए थे, भारतीय संस्कृति के एक गार्जियन बन गए थे, एज वेल एज देयर मास्टर भी बन गए थे वो। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज, इस तरह के विचारों से जो प्रभावित थे, मैंने कंपनी के जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स, आर्ग्यू, उन्होंने आर्ग्यू किया, द ब्रिटिश ओज टू प्रमोट इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग, तो ब्रिटिश को क्या करना चाहिए, ब्रिटिश ओज टू प्रमोट इंडियन, वेस्टर्न लर्निंग की जगह उनको प्रमोट करना चाहिए। दे फेल्ट दैट, उन्होंने ये महसूस किया कि इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप, जो संस्थान है उनको सेटअप किया जाना चाहिए, टू इनकरेज द स्टडी ऑफ इंडियन टेक्स्ट, किस तरीके से वो जो इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है उसको इनकरेज कर सकते हैं, भारतीय प्राचीन जो पुस्तकें हैं, और संस्कृत पढ़ाई जा सकती है, और पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री को। ऑफिशियल जो अधिकारी थे
ऑल्सो थॉट, उन्होंने ये भी सोचा दैट हिंदू एंड मुस्लिम ought टू बी taught, उनको पढ़ाया जाना चाहिए what they were already familiar, वे कैसे familiar थे already, and what they are valued and treasured, no objects that were aligned to them, only they believed could the were aligned to them. British hoped to win a place in the heart of natives, ब्रिटिश इस आशा में थे कि वो विन ए प्लेस इन द हार्ट ऑफ जो नेटिव्स लोग हैं उनके दिल में जगह बनाएंगे. ओनली देन कुड द अलाइन रूलर एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट, केवल तभी जो अलाइन रूलर है वो क्या कर उनको रिस्पेक्ट मिल सकती है प्रजा से. विद द ऑब्जेक्ट इन व्यू, इसी ऑब्जेक्ट को नज़र में रखते हुए मदरसा वॉज सेटअप, कलकत्ता में 1781 में मदरसा स्टाबिट किए गए जहाँ पर मुस्लिम गर्ल्स को या बॉयज़ को शिक्षा दी जाती थी. टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ की अगर हम बात करें, और हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन बनारस, हिंदू कॉलेज और इस्लामिक लॉ के वहाँ कॉलेज खुला गया इन 1791 की अगर हम बात करें. टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत, जिसमें प्राचीन संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया. दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, जिसके कारण इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में काफ़ी हेल्पफुल होता. नॉट ऑल ऑफिशियल, जो सभी अधिकारी थे ऑफिशियल, शेयर दिस व्यू, उन्होंने ये व्यू शेयर किया नहीं. मैनी वेर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसमें से बहुत सारे वह शक्तिशाली थे. इन देयर क्रिटिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट में, ओरिएंटलिस्ट अभी तक आप समझे नहीं होंगे. जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं दोज विथ ए स्कॉलरली नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जिन्हें किसी भाषा का ज्ञान होता है और संस्कृति का, किसी भाषा या संस्कृति का जो ज्ञान रखते हैं उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं. तो मैनी वेर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द, इन लोगों के जो किसी एक विशेष प्रकार की भाषा या संस्कृति के ज्ञानी होते हैं उनके आलोचक रहे थे. स्ट्रांगली क्रिटिज्म किया. गेव एरर ऑफ द ईस्ट की अगर हम बात करें, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी से मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगेन टू क्रिटिसाइज, कई सारे जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो ओरिएंटलिस्ट लोगों की आलोचना करने लगे क्योंकि उनका जो विजन था लर्निंग का वो सही नहीं था. दे सेड, उन्होंने कहा द नॉलेज ऑफ द ईस्ट, जो ईस्ट के लोगों का नॉलेज है वॉज फुल ऑफ एरर, वो क्या है गलतियों से भरा पड़ा है. एंड अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक विचार है इसमें. ईस्टर्न जो लिटरेचर है वॉज नॉन सीरियस, वो क्या था नॉन सीरियस था. एंड लाइट हार्टेड था. सो दे आर्ग्यू, इसलिए उन्होंने आर्ग्यू किया कि इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश, वो एक गलत था ब्रिटिश के पार्ट में. टू स्पेंड सो मच एफर्ट्स इन इनकरिंग, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया स्टडी करने में ऑफ अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज की और लिटरेचर की. जेम्स मिल जो थे वॉज वन ऑफ दोज, उनमें से एक थे हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट, जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट लोगों पर हमला किया. तो ब्रिटिश एफर्ट, जो ब्रिटिश का प्रयास था, ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये डिक्लेयर किया शुड नॉट बी टीच व्हाट द नेटिव वांटेड, वो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जो नेटिव चाहते हैं. व्हाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर, इसके ऑर्डर में वो क्या रिस्पेक्ट करते हैं. टू प्लीज देम विन ए प्लेस इन देयर हार्ट, वो चाहते थे कि उनका दिल जीता जाए. द एम ऑफ एजुकेशन, इसलिए जो एम था एजुकेशन का, ओ टू बी टीच व्हाट वाज यूजफुल, एक क्या चीज़ यूजफुल थी और प्रैक्टिकल थी. सो इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर, इसलिए जो इंडियंस थे शुड बी मेड फैमिलियर, उन्हें फैमिलियर परिचित होना चाहिए साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांस के साथ. दैट द वेस्ट हैड मेड रादर विद द पोइट्री एंड सेक्रेड लिटरेचर ऑफ ओरिएंट. इस तरीके से इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर,
भारतीय लोगों को इस चीज़ के लिए परिचित होना चाहिए कि जो साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य और टेक्निकल एडवांस जो है वेस्ट जो पश्चिमी लोगों ने जो बनाया है रादर दैन स्केल्ड लिटरेचर, इसके बदले जो उनकी कविताएं थी और जो साहित्य था ओरिएंट लोगों का। अगर हम बात करें बाई द 1830 में अटैक ऑन ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर, ओरिएंटलिस्ट लोगों पर जो हमला था वो और तेज हो गया। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन जो था और इन्फ्लुएंस ऑफ सच सिटी ऑफ टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जो हाईली जो जिसने आर्टिस्पोकन इस बात पर इन्फ्लुएंस किया, जो आलोचक था उस समय का ऑफ टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन मैकाले। उसने क्या देखा भारतीयों को, ही सॉ इंडियन एज एन अनसिविलाइज कंट्री, उसने क्या पाया भारत को एक असभ्य देश पाया। दैट नीडेड टू बी सिविलाइज, जिन्हें सिविलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, कोई भी शाखा ईस्टर्न पूर्वी ज्ञान की अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड, इनको कंपेयर किया नहीं जा सकता था। कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस, और आसानी से इंग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है उसको देख सकते थे ईस्टर्न नॉलेज के साथ। व्हाट कुड डिनाई, क्या डिनाई किया जा सकता है, डिक्लेयर्ड मैकाले, मैकाले ने जो कहा अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, वो क्या थी, एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी थी। वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर, इसमें जो पूरा नेटिव लिटरेचर था ऑफ इंडियन एंड अरेबिया का। ही आर्ग्यू दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी, जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में उन्हें क्या करना चाहिए, जो पैसा बर्बाद हो रहा है पब्लिक मनी उसको रोकना चाहिए। ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वाज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज, जो ओरिएंटल लर्निंग थी वो किसी भी प्रैक्टिकल यूज के काम की नहीं थी। विथ ग्रेट एनर्जी की अगर हम बात करें, जो बहुत ज़्यादा उत्साह था, एनर्जी थी, ऊर्जा थी एंड पैशन था। मैकाले एम्फेसाइज, मैकाले ने इस बात पर बल दिया कि तो नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा पढ़ाई जाए। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर, उन्हें ये महसूस किया कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था, वुड अलाउ इंडियन, जिससे भारतीय लोग क्या होंगे, उनके इंग्लिश की कुछ एक अच्छी प्रकार की साहित्य की किताबें पढ़ पाएंगे। द वर्ड एज प्रोड्यूस, जो वर्ड ने प्रोड्यूस किए हैं। इट वुड मेक देम अवेयर, वो उसको क्या करेगा, अवेयर करेगा। द डेवलपमेंट इन विच द साइंस एंड फिलोसफी, जिसमें विज्ञान और दार्शनिकता रहती है पश्चिम की। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी ए वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, तो इंग्लिश पढ़ाने के पीछे जो उद्देश्य था, टीचिंग जो थी, कुड दस, लोगों को सभ्य बनाने का एक तरीका थी जिससे कि वो उनके देश के लिटरेचर को पढ़ सकते थे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग दियर टेस्ट, उनके रुचि को बदलने के लिए, वैल्यू को और कल्चर को, उनकी संस्कृति, उनके वैल्यू, उनका टेस्ट पूरी तरह से बदलना चाहते थे और उनको सभ्य बनाना चाहते थे। विचारों से भी उनको परिवर्तित करना चाहते थे। फॉलोइंग मैकालेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, और इस तरह से 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भारत में आ गया। द डिसीजन वाज टू मेक, और ये डिसीजन किया गया कि इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, इंग्लिश जो इंग्लिश होगी वो उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी एक माध्यम होगी इंस्ट्रक्शन का। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, और जितने ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है उसको रोका जाना चाहिए था। लाइक कलकत्ता मदरसा, जैसे कि कलकत्ता मदरसा जिसमें किसी एक पर्टिकुलर भाषा को ही वो एम्फेसाइज करते थे। और बनारस संस्कृत कॉलेज, दीज इंस्टीट्यूशन वेर सीन एज अ टेम्पल ऑफ डार्कनेस, जो इंस्टीट्यूशन थे कैसे देखे जाते थे, टेम्पल ऑफ डार्कनेस के रूप में। दैट वेर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल, अब क्या होने लगा,
इंग्लिश की किताबें छपने लगी, बिगेन टू स्कूल्स के लिए। इस तरह से एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे कॉमर्स के लिए, तो एजुकेशन कॉमर्स के लिए यानी वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। उन्होंने ये मान तो लिया कि जो इंडियंस थे वो अनसिविलाइज थे, उनका डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता था जब तक अंग्रेजी भाषा को सीखें और उनके लिटरेचर को पढ़ें और उनमें चेंज आए, क्योंकि वो अनसिविलाइज कहे जाते थे, उनका कल्चर भी काफ़ी पुराना था, तो वो सभी चीज़ों को वो मॉडर्नाइज करना चाहते थे।